पैदा होते हैं ये बोलते हुए तो नहीं आते नहीं कि मैं लड़का आ गया हूँ, मैं लड़की आ गई हूँ। जो एहसास होता है वो 3 से लेकर 5 साल की एज में शुरू होता है, जब हम ता और ती बोलना सीखते हैं। जो डिसरिस्पेक्ट है ये सिर्फ इंसान करता है। इस कुदरत में, इस प्रकृति में हम पेड़ के नीचे बैठ जाएं, हम इस गाय के सामने खड़े जाएं तो ये हमारे जेंडर नहीं पूछते हैं। जैसे दिन होता है, रात होती है, तो संध्या भी होती है। संध्या के बिना दिन और रात नहीं होता है, और संध्या हम हैं। पेरेंट्स ने कहा कि हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए, ये अपने आप को लड़की मानता है और ये लड़का है वैसे, तो ये अपने आप को लड़की मानता। तो डॉक्टर हंसने लगे। डॉक्टर ने पेरेंट्स को कहा कि ठीक तो आपको होना है, हमें तरह तरह के लांछन दिए जाते हैं, छक्का, हिजड़ा, मामू, टेम्पो, परोंठा बोला जाता है। जो 4 लोग क्या कहेंगे, माँ बाप उसी के चक्कर में फंस जाते हैं। वो 4 लोग तो कभी ज़िंदगी में छोड़ते नहीं हैं, वो मरते दम तक। जब हम लोग 5-6 साल की उम्र में मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, जो मेरे पड़ोस का ही अंकल थे, वो 9-10 साल की उम्र में, फिर मेरे कज़न्स वगैरह, उन लोगों ने। ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ जो होता है घर से शुरू होता है। हम किसको बताएंगे कि मेरे कज़न ने, मेरे भाई ने, मेरे चाचा के लड़के ने, मेरे अंकल ने मेरे साथ ये किया। और 2002 में फिर मेरे को किडनैप कर दिया गया। सेक्टर 17 से 2 लड़के किडनैप करके लेके गए अम्बाला। उन लोगों ने 20 लड़कों ने मेरे साथ गैंग रेप किया था पूरी रात। तो वो मज़े लेने लगे। फिर मेरे को एक कमरे में लेके गए, वहाँ पर वो एक दो सिपाही बोलने के भी, एक बंदे को कहते हैं तेरे काम का बंदा है। मैंने रस्सी बांधी और लटकने की कोशिश की। 2004 में फिर मेरे साथ एक रेप हुआ दोबारा से। वो मेरे अपने जानकार, जो मेरा दोस्त था, उसने मेरे को बुलाया धोखे से और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। 8 लड़कों ने मेरे साथ मारपीट की। जब मैंने ज़बरदस्त, मैंने कहा मना करना, अपोज करने की कोशिश की, और उन सब लोगों ने मेरे ऊपर पेशाब कर दिया। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जेंडर आइडेंटिटी मतलब कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, मेरे समाज में क्या पहचान है। और सेक्सुअलिटी मतलब मैं किसकी तरफ अट्रैक्ट होती हूँ। हमारी सनातन परंपराओं में तो ये रहा है। सनातन हमारे जो भारतीय परंपराएं रही हैं, जो उसमें कभी भी लैंगिक भेद नहीं, लैंगिकता और लैंगिक भेद कभी नहीं रहा है। कानूनी धाराएं या क्रिमिनलाइज किया है वो 1857 के बाद हुआ है, जब अंग्रेज़ों ने भारत पे पूर्ण अधिकार कर लिया। मैं बहुत कोशिश करती थी मैं लड़का बन के रहूं, जैसे माँ बाप ने कहा, दुनिया ने कहा। सोचा कि चलो पढ़ाई लिखाई कर लूँगी, चाहे छुप के कर लूँ, जैसा मैं अपने पैंट शर्ट पहनने में क्या है। और 2002 में फिर मेरे को किडनैप कर दिया गया। सेक्टर 17 से 2 लड़के किडनैप करके लेके गए अम्बाला। उन लोगों ने 20 लड़कों ने मेरे साथ गैंग रेप किया था पूरी रात। नमस्कार, मैं विभा सिंह। चैनल 7 पर हमारे शो वी सैल्यूट यू पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे शो में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने मजबूत इरादों और हौसलों के दम पे पूरे किन्नर समाज को अंधेरे से निकालकर उजाले की ओर अग्रसर किया है। इन्होंने किन्नर समाज को एक नया अस्तित्व दिया है। समाज में इन्हें नीच दर्जे से देखा जाता है या फिर इन्हें परमात्मा बना दिया जाता है, परंतु क्यों हम इन्हें इंसान नहीं समझते। किन्नर है साहब जात उसकी, हमारी खुशी में भी वो दुआएं दे जाते हैं। हिजड़ा, किन्नर, ट्रांसजेंडर कहे जाने वाले लोग अक्सर परिवार द्वारा धिक्कार दिए जाते हैं। तो जरा सोचिए, अगर परिवार ही उन्हें धिक्कार देता है तो समाज में उनकी क्या दुर्गति होती होगी। वैसे तो इस समुदाय का वर्णन हमें रामायण, महाभारत, गीता सभी वेदों में मिलता है, पर फिर क्यों समाज इन्हें समानता का दर्जा नहीं देता। इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में ट्रांसजेंडर्स के लिए सेपरेट वॉशरूम की मांग की, सेपरेट हॉस्टल की मांग की, फ्री एजुकेशन की मांग की। बचपन में जो इन्होंने कठिनाइयाँ झेली हैं, वो नहीं चाहते कि वो कठिनाइयों का सामना आगे और कोई करे। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया, जिसमें ट्रांसजेंडर्स को एक अलग पहचान दी गई, उन्हें थर्ड जेंडर के रूप में स्वीकारा गया। और इस हक की लड़ाई में धनंजय जी ने अपने समुदाय के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और इस संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि आज उन्हें समाज में थर्ड जेंडर की स्वीकृति प्रदान हो चुकी है। शिक्षा के साथ साथ धनंजय जी गायन,
वादन और नृत्य में भी पारंगत हैं। आइए जानते हैं धनंजय जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल 7 का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित किया है। धन्यवाद। धनंजय जी, आपको कब ऐसा एहसास हुआ कि आप थोड़ा अलग हैं? ट्रांसजेंडर के जीवन में बहुत लेट ये एहसास होता है, लेकिन जब हम पैदा होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो कोई भी इंसान मर्द और शरीर लेकर शरीर जो है ना, हम लोग ये तो बोलते हो, जब हम पैदा होते हैं ये बोलते हुए तो नहीं आते नहीं कि मैं लड़का आ गया हूँ, मैं लड़की आ गई हूँ। वो सिर्फ शरीर लेकर आते हैं और जेंडर का जो पहचान की जो लड़ाई है या पहचान को एहसास करने वाली चीज़, जेंडर को जो एहसास होता है वो 3 से लेकर 5 साल की एज में शुरू होता है, जब हम ता और ती बोलना सीखते हैं। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, वो मिक्स होते जाते हैं। हम आसपास के माहौल से भी हम लोग सीखते हैं, हम अपने आप को फिट मानने लग जाते हैं कि ये जो इंसान है इसके हिसाब से मैं भी वही हूँ। जैसे फीमेल या मेल, वो अपने आप को जहाँ देखते हैं वहाँ पर अपने आप को मानना शुरू कर देते हैं। तो मेरे को जो एहसास शुरू हुआ था ये 3 से लेकर 5 साल की एज में। किसी पत्रकार ने मुझे पूछा था कि आपको कब लगा कि आप एक ट्रांसजेंडर हो, तो मैंने उन्हीं को पूछा कि भाई आपको कब पता लगा कि आप एक आदमी हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो याद भी नहीं। तो अगर उनको याद नहीं है या मैं आपको पूछूं आप कब फीमेल मानने लगी, आपको किसी को पता नहीं होता है। ये एहसास है, ये सहज प्रवृत्ति बोलते हैं। और धीरे 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 जब जैसे हमारे नाखून या बाल जब बड़े होते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता। एक एहसास है, अंदरूनी एक समझ है जो धीरे धीरे बढ़ती है और एक जब वो परिपक्व हो जाती है, जैसे 14-15 साल तक आते आते हम अपने आप को औरत मानने लग जाते हैं या फिर एक पुरुष मानने लग जाते हैं। हिजड़ा, किन्नर, ट्रांसजेंडर, इन सभी को तो परिवार भी ठुकरा देता है। तो आप क्या अपेक्षा करते हैं समाज से कि वो उन्हें अपनाए? देखिए, ऐसा तो एक्सेप्टेंस और जो डिसरिस्पेक्ट है ये सिर्फ इंसान करता है। इस कुदरत में, इस प्रकृति में हम पेड़ के नीचे बैठ जाएं, हम इस गाय के सामने खड़े जाएं, तो ये हमारे जेंडर नहीं पूछते हैं। सिर्फ एक इंसान ही है जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करता है, बुली करता है, हैरेसमेंट करता है। क्योंकि इंसान सोचता मेरे से ज़्यादा समझदार कोई नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकृति में हर जीव समझदार है। हमें बस, हम सोचते हैं हम बोलने की कला आती है, और बोलने की कला तो सभी को आती है। सब जीव बोलते हैं अपने हिसाब से। हमें उनकी भाषा नहीं समझ आती, उनको हमारी भाषा नहीं समझ आती होगी, लेकिन सभी बोलते हैं। तो जो डिस्क्रिमिनेशन है हिजड़ा किन्नर समाज को लेकर, वो समाज में नहीं होना चाहिए। जैसे वेद में या पुराणों में, उपनिषदों में, सभी धार्मिक पुस्तकों में लिखा गया, या उससे पहले वैदिक काल से भी पहले आप कहो कि मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा के समय में भी ट्रांसजेंडर लोग एग्जिस्ट करते थे। हमें बस मोहनजोदाड़ो की जो भाषा है, लिपि है, अभी तक समझ नहीं आई है कि उन्होंने किस भाषा में लिखे। लेकिन वैदिक परंपरा की जो संस्कृत भाषा है उसको हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उसमें जो लिखा है, विकृतिम एवं प्रकृतिम तृतीय प्रकृति, जो विकृति है वो भी प्रकृति का हिस्सा है, और कोई इंसान अपनी मर्जी से ही इस रूप को धारण नहीं करता है। ये कुदरत जैसा जिसको पैदा करती है, नर होता है, नारी भी होती है, तो तृतीय प्रकृति। जैसे दिन होता है, रात होती है, तो संध्या भी होती है। संध्या के बिना दिन और रात नहीं होता है, और संध्या हम हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको इंसानों को समझना चाहिए। हमने समाज में रहना अपने शरीर, अपने दिमाग से। शरीर तो एक हमारा पर्सनल चीज़ है, जो गर्दन के नीचे है वो हमारी पर्सनल चीज़ है। लेकिन जो दिमाग, कान, नाक, आँख, ये सब चीज़ें जब हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, इन्हीं का यूज़ होता है। आँखों, कानों का, दिमाग का। हमारे हाथ लिखते हैं, पढ़ते हैं, हम लोग मुंह से बोलते हैं, इनका ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम सोचें कि हमारे अंडरवेयर में क्या है, इसके हिसाब से हमारी
और सारी बुनियादी सुविधाएं या मानव अधिकारों का दमन किया जाए, उसके अधिकारों को छीन लिया जाए, ये स्वीकृति नहीं, ये समाज के खिलाफ है, ये प्रकृति के खिलाफ है। इसलिए मैं हमेशा से ही लोगों को यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि स्वीकृति, वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट्स, वी नीड ओनली एक्सेप्टेंस। जो छोटा सा शब्द है एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता, ये होना चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि वो घर से ना निकालें, समाज को चाहिए वो अपने बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को एक्सेप्ट करें। और ऐसा कोई इंसान नहीं कि किसी के साथ रहने से कोई या तो होमोसेक्सुअल या ट्रांसजेंडर बन जाएगा। कोई इंसान 40 साल चिड़ियाघर में काम करने के बाद, रिटायर होने के बाद कोई भालू बन के तो नहीं निकलता है ना। तो ऐसा ही हमारे साथ रहने से कोई ट्रांसजेंडर नहीं बनेगा, ये इनबिल्ट है। आई बॉर्न दिस वे, मेरे को कोई बदल नहीं सकता और ना ही मैं किसी की तरह बदल सकती हूँ अपने आप को। सो सभी को समझना चाहिए। और मैं एक छोटी सी बात और इसमें ऐड कर दूँ कि मेरे पास एक फैमिली आई थी अपने बच्चे को लेकर, 13-14 साल का बच्चा था वो। उसके पेरेंट्स ने कहा कि हमारा बच्चे को लगता है कि वो लड़की है और इसको लड़का बनाना है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी दुविधा वाली असमंजस्य में डाल दिया मुझे। फिर मैंने पीजीआई चंडीगढ़ में साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट लिया। डॉक्टर बासु थे उस समय हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, उनके कैबिन में गए हम लोग और उन्होंने, पेरेंट्स ने कहा कि हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए, ये अपने आप को लड़की मानता है और ये लड़का है वैसे, तो ये अपने आप को लड़की मानता। तो डॉक्टर हंसने लगे। डॉक्टर ने पेरेंट्स को कहा कि ठीक तो आपको होना है, ये बच्चा वही कर रहा है जो कुदरत इसको करवा रही है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल असाइंड जो बॉडी है, जो वो ब्रेन से मैच नहीं कर रहा है। जो हमारा साइकोलॉजिकल सेक्स है और जो बायोलॉजिकल बॉडी है, जब ये मिस मैच हो जाती है तब हमें लगता है कि हम कौन हैं, क्योंकि ब्रेन अगर कुछ बोल रहा है और बॉडी कुछ और है। तो ये मिस मैचिंग जब होती है तो वो बच्चा खुद भी कंफ्यूज है, दूसरों को लगता नहीं ये तो लड़का है, ये अपने आप को लड़की क्यों मान रहा है। भाई उसके अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है तो आप उसको समझ नहीं रहे हो, है ना। तो आपको चाहिए किसी एक्सपर्ट साइकियाट्रिस्ट के पास जाके उसकी समझ को और बनाएं और एक्सेप्ट करें कि ये कुदरत ने ऐसा ही पैदा किया है। सो ये जो एक्सेप्टेंस का जो शब्द है ना, मैं आपको सबको बोल रही, सभी जो मेरे भाई बहन देखने वाले सुनने वाले हैं, सबको यही है कि एक्सेप्टेंस, कुदरत में सब इंसानों के लिए बराबर जगह है। हमें प्रकृति ने ऐसा बनाया, ऐसा अगर होता तो सूर्य भी हमें प्रकाश ना देता। अगर इंसान हमें घर में जगह नहीं देती है तो इतना बड़ा खुला आसमान है, ये भी हमसे छीन लिया जाता। तो इसलिए सभी को चाहिए कि वो एक्सेप्ट करें, हमें स्वीकार करें। ये कोई अननेचुरल नहीं है, इट इज़ वेरी मच नेचुरल। आज आपका समुदाय शिक्षित हो रहा है, काबिल है, पर फिर भी आप लोगों को ताली बजाकर अपना पेट भरना पड़ता है, रोजगार का अभाव है। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? ये भी फिर वही बात है कि समाज ने ऐसा बनाया है, क्योंकि समाज, जब हम घर में रहते हैं तो हमें दुत्कारा जाता है, हमें तरह तरह के लांछन दिए जाते हैं, छक्का, हिजड़ा, मामू, टेम्पो, परोठा बोला जाता है, स्कूल में बुली होती है, वॉशरूम नहीं जाने दिया जाता है, जाते हैं तो लड़के छेड़ते हैं और ये मोस्टली ड्रॉप आउट हो जाते हैं। 7th 8th 6th क्लास में जब 12-13 साल की एज में बच्चे ज़्यादातर ड्रॉप आउट हो जाते हैं मोस्टली। अब हिजड़ा कम्युनिटी में, किन्नर समाज में जाएंगे तो वो अनपढ़ इसलिए हैं क्योंकि उन्हीं, जब वो पढ़ने का दौर होता है 6th 5th के बाद, तो उस समय तो वो पढ़ाई छोड़ दी जाती है या छीन ली जाती है, या मास्टर लोग बुली करते हैं, बच्चों के साथ मिलके हंसी का पात्र बनाया जाता है हर चीज़ को। और उसी को ही अगर कोई असेंबली में है तो उसको बोलेंगे तो जनानी वाला डांस कर, ये सब चीज़ें उसको बार बार प्रेशराइज किया जाता है। तो जो शिक्षा का अधिकार ये बचपन से ही छीनने की कोशिश की जाती है, और जब वो बच्चा तंग आ जाता है तो फिर वो या तो घर में बताता है। मैंने भी अपने घर में बताया लेकिन किसी ने सुना नहीं, तो इसलिए घर से भागना पड़ा। घर से बहुत मुश्किल, फिर ये भागा दौड़ी का जो बिल्ली का है ना, नाक आँख मिचौली वाला खेल चलता रहा ज़िंदगी में। तो जब इंसान ये जो बुनियादी अधिकारों को छीन लिया जाता है तो फिर उसके पास कोई और कार्य नहीं रहता है। कोई नौकरी मांगने जाओ तो नौकरी नहीं दी जाती है, पढ़ाई करने जाओ तो पढ़ाई नहीं करने दिया जाता है। तो समाज में जब घर लेने जाए, किराए पे कमरा लेने जाए तो कमरा किराए पे नहीं दिया जाता है।
तो ये सब चीज़ें हैं। इस पे जब इंसान हाशिए पे धकेल दिया जाता है, बिल्कुल मार्जिनलाइज कम्युनिटी ना, मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटी, जब इनके पास कोई और नहीं रह जाता है तो फिर हमारे पास एक ही या दो चीज़ें रह जाती हैं, या फिर भीख मांगो या फिर सेक्स वर्क। तो दोनों चीज़ें रह जाती हैं। अपना शरीर बेचकर पैसा कमाना, क्योंकि पेट तो सभी को पालना है, जब तक ज़िंदगी है तब तक तो जीना ही है। और जब सेक्स वर्कर जो हैं उनको तो बहुत सारे और भी खतरे हैं, बीमारियों का खतरा रहता है, अपना शरीर बेचते हैं। लेकिन जो बधाई में है या फिर जो सड़कों पे भीख मांगते हैं, उनका भी देखो पैसे कमा के बहुत अमीर भी हो सकते हैं, करोड़ों रुपए आ सकता है, लेकिन दो चीज़ें नहीं रहती हैं, वो होता है रिस्पेक्ट और प्यार। ये दो चीज़, आप जितना मर्जी इंसान कोई अमीर हो जाए, गाड़ियों में घूमे, मर्सिडीज़ घूमे, अगर उसको प्रेम नहीं मिलता, उसको नफ़रत से देखा जाता है, उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, उसको अपने घर में नहीं बुलाया जाता है, तो अनवांटेड गेस्ट होते हैं वो लोग। तो फिर क्या रह जाता, उस पैसे का क्या मोल है? अकेले में बैठकर तो यही सोचना होता हमारी कौन सी हम एक्सेप्टेंस है समाज में। और समाज में जब एक्सेप्टेंस नहीं है तो समाज को लूटने का काम भी कम्युनिटी करती है। जिन इंसानों ने, जिन लोगों ने हमें बाहर निकाला है, जो चार लोग क्या कहेंगे, माँ बाप उसी के चक्कर में फंस जाते हैं। वो चार लोग तो कभी ज़िंदगी में छोड़ते नहीं हैं, वो मरते दम तक जब हम लोग हमारी जो अर्थी है उसको भी चार लोग लेके जाते हैं, वो चार लोग तो कभी छोड़ते नहीं ज़िंदगी में। तो उनकी परवाह करते हुए हमारे माँ बाप भी उन्हीं के चक्कर में फंस जाते हैं। तो ये सब जब हम अकेले में सोचते हैं कि हमें घर से निकालने वाले भी ये दुनिया वाले थे, और जब वो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन रहता है तो फिर उन्हीं को एक ने लूटा फिर दोबारा दूसरा लूटता है। समाज को एक दूसरे को लूटने का काम है ये सब चीज़ें। शारीरिक शोषण, रेप, बलात्कार जब ये होते हैं तो शारीरिक दर्द के साथ साथ आत्मा को भी झकझोर दिया जाता है। जो मानसिक आघात पहुंचता है उससे निकल पाना एक पीड़िता के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी घटना धनंजय जी के साथ बहुत बार हुई। आइए जानते हैं कि इस मानसिक आघात से वो कैसे बाहर निकले। देखिए, सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल हरेसमेंट, बोली, ये सब तो एक छोटा अभी तो काफ़ी अवेयरनेस है। गुड टच, बैड टच अभी हम स्कूलों में सिखाते हैं अपने बच्चों को। हमें पता लगता है कि हमें कोई टच कर रहा है तो वो किस तरह का टच है। इतना समझ तो रहती है कि कोई इंसान हमें छू रहा है तो वो किस तरह का उसका छूने का तरीका है। लेकिन हमारे टाइम में, मैं 70 के दशक की बात करूँ, मेरा जन्म तो 1971 में हुआ, तब तो ये जेंडर, सेक्सुअलिटी, जेंडर रोल, जेंडर एक्सप्रेशन, इन सब चीज़ों में बात होती नहीं थी। जेंडर बाइनरी था, दो जेंडर को माना जाता था, मेल फीमेल, इन्हीं पे ही ज़्यादा फोकस करता। फीमेल्स के राइट्स बहुत कम थे, तो आप सोचो ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन के राइट्स कहाँ से होंगे। तो उन दिनों पे ये बहुत दिक्कत होती थी कि 5-6 साल की उम्र में मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ। जो मेरे पड़ोस का ही अंकल थे, वो मेरे को टच करते थे, मेरे को अपने गोद में बिठाते थे, और चॉकलेट तो नहीं उस समय मेरे को याद है, बस उस समय ये था कि वो हरी जो संतरे वाली गोलियाँ, छोटी गोलियाँ 1-1, 2-2 पैसे की आती थी, वो लेके आते थे और वो मेरे हाथ में पकड़ा देते, तो हमें उससे ही खुशी हो जाती थी कि, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें शुरू में 5-6 साल की उम्र में होना शुरू हुआ। 9-10 साल की उम्र में फिर मेरे कज़न्स वगैरह, उन लोगों ने, ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ जो होता है घर से शुरू होता है। बाहर वालों को तो क्या पता है, बाहर वाले तो बाद में की बातें हैं, लेकिन जो सेक्सुअल अब्यूज़ है ये घर से शुरू होता है, और जिसके बारे में हम बात ही नहीं कर पाते हैं। हम किसको बताएंगे कि मेरे कज़न ने, मेरे भाई ने, मेरे चाचा के लड़के ने, मेरे अंकल ने मेरे साथ ये किया, किसको बताएं, और कोई सुनने को तैयार नहीं होता। अगर बताते भी हैं तो ऐसा उसको टाल दिया जाता है, उसको बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता तुम। फिर अगर टीचर को बताएं कि स्कूल में मेरे साथ ये लड़के ऐसे बदतमीज़ी करें, तो टीचर्स ये कहते थे कि अपने आप को ठीक कर लो, तुम अपने लड़कियों जैसा क्यों चलते हो, लड़कियों जैसा बैठते हो, बातें ऐसे करते हो, बिल्कुल लड़कियों जैसे, वो करना छोड़ दो, अपना बिहेवियर चेंज करो। एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी आते आते बहुत मुश्किल दौर से गुजरी हूँ मैं, डिप्रेशन में चली गई थी बहुत ज़्यादा, कि मैं अपने आप को कैसे चेंज करूँ। मैं बहुत कोशिश करती थी मैं लड़का बन के रहूँ,
जैसे माँ बाप ने कहा, दुनिया ने कहा, सोचा कि चलो पढ़ाई लिखाई कर लूँगी, चाहे छुप के कर लूँ, जैसा मैं अपने पैंट शर्ट पहनने में क्या है, ठीक है ना। पढ़ाई करना ज़रूरी था मेरे लिए, कि पढ़ना बहुत ज़रूरी था। आज मैं वो सब चीज़ें ना करती तो आज मैं इतनी डबल MA या PhD ना कर रही होती। तो लेकिन वो चीज़ें मैंने सही हैं। और 2002 में फिर मेरे को किडनैप कर दिया गया। सेक्टर 17 से 2 लड़के किडनैप करके लेके गए अम्बाला में। फिर वो एक हॉस्टल में लेके गए, ये 2002 की बात है। और वहाँ पर उन लोगों ने 20 लड़कों ने मेरे साथ गैंग रेप किया था पूरी रात। सुबह उन्होंने फिर मुझे अम्बाला के बस स्टैंड पे छोड़ दिया। वहाँ पर मैं सारी मतलब 1-2 घंटे में वहाँ तड़पती रही, किसी ने मेरे को हेल्प नहीं किया। और आफ्टर दैट कोई एक बस आई हरियाणा रोडवेज की। बसेस तो आती रही लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं चढ़ती भी कैसे की। फिर एक हरियाणा रोडवेज की बस आई, उसमें बड़ी हिम्मत करके मैं चढ़ी ऊपर। मैं कहा देखी जाएगी, अगर पैसा मांगेगा तो कहीं ना कहीं उतार देगा मुझे। तो चढ़ी, मैं सबसे पीछे वाली सीट पे बैठ गई। कंडक्टर आया, पैसे मांगने लगा। मैंने कहा, मेरे आंखों में आंसू आ गया कि मेरा पर्स कहीं खो गया है। और मैंने उनको बात नहीं बताई। मैंने कहा मेरा पर्स कहीं खो गया, तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उसने कहा कोई बात नहीं। वो भी मेरे पास बैठ गया, और बैठ के फिर वो भी मेरे को मोलेस्टेट करने लगा। वो मेरा हाथ पकड़ के मतलब रब करने लगा, ये सब चीज़ें। और उसने कहा कि मेरे साथ चलोगे। अब मैं ना हाँ बोली ना बोली, क्योंकि मुझे तो चंडीगढ़ पहुंचना था। तो जब ISBT सेक्टर 17 में हम लोग पहुँचे, उसने कहा मैं अभी आया, तुम यहीं बैठो। उसने मुझे उस शेल्फ पे बैठाया, वहाँ पर जो बैठने का होता है चेयर पे। वहाँ बैठाने के बाद वो कहता मैं अभी आया अपनी ड्यूटी ऑफ करके, तो फिर मेरे पास रूम है, हम चलते हैं। और मैं वहाँ बैठी रही। जब वो चले गया, मैं वहाँ से किसी तरह भाग गई। और भाग के मैंने पुलिस स्टेशन सेक्टर 17 के जो बस स्टैंड के पास पुलिस स्टेशन है, वहाँ चली गई। वहाँ पर पुलिस को कंप्लेंट FIR दर्ज करवाने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने FIR मेरी दर्ज नहीं की। उन्होंने कहा कि अम्बाला में जाओ, यहाँ तो तुम्हारा केस ही नहीं हुआ है। और फिर बिठा लिया। उन्होंने मेरी पूरी कहानी सुनी। मैंने सोचा जब इन्होंने केस ही दर्ज नहीं किया तो मेरी कहानी क्यों सुन रहे हैं। तो वो मज़े लेने लगे। फिर मेरे को एक कमरे में लेके गए। वहाँ पर वो एक दो सिपाही बोलने के भी एक बंदे को कहते हैं तेरे काम का बंदा है। तो जब मेरे को ये लगा, मुझे लगा कि ये लोग भी मेरे को मोलेस्टेट करेंगे, मेरे साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अभी आई 2 मिनट में वॉशरूम जाना। जैसे मैं बाहर आई और फिर मैं वहाँ से खिसक ली। पुलिस में जाना मेरे लिए फिर और ज़्यादा दिक्कत हो गया कि मैं नहीं जा सकती थी पुलिस स्टेशन में। वहाँ से फिर जब मैं निकली, मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई। रात को मैं जब सो नहीं पाती थी, मेरे को वो सब चीज़ें याद आती थी। लड़कों ने किस तरह से मेरे को मारा पीटा, 20 लड़कों ने वो सेक्सुअल रेप मतलब वो रेप किया बांध के मुझे, और डराया धमकाया बहुत। वो रात को मेरे को ट्रॉमा हो जाता था, मतलब मैं शरीर कांपने लग जाता था। एनएग्जाइटी जिसको बोलते हैं ना, डिप्रेशन एनएग्जाइटी हो जाती थी। और मैं कांप के सुबह मतलब रात को ही खड़ी हो जाती थी। एक रात को मैं जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई कि मुझे जीना नहीं है, मर जाना है, तो मैं घर से भाग गई। और घर से भागने के बाद मैं पास में सुनसान जगह थी, जंगल सा, वहाँ पर पेड़ पे मैंने फुल मून नाइट थी, मैंने रस्सी बांधी और लटकने की कोशिश की। बस जैसे मैंने फंदा अपने गले में डाला तो मुझे एकदम फ्लैशबैक हुआ अपनी पुरानी यादें कि मैंने कितना पढ़ाई की। आई वॉज टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी, BA ऑनर्स किया, डिप्लोमा इन फ्रेंच लैंग्वेज, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन रशियन लैंग्वेज। ये सब करने के बावजूद मैं आज फांसी लगा रही हूँ। किन कारणों से, जिसकी मेरी कोई गलती नहीं थी। गलती तो उन लोगों की थी। मैं कोई रेपिस्ट नहीं थी, मैंने कोई डकैती नहीं की, कोई चोरी नहीं की, करप्शन नहीं किया, और सज़ा मुझे मिल रही है। एकदम से दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया कि धनंजय तुम क्यों मर रहे हो, है ना। मरना तो उनको चाहिए था, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों की जो मानसिक स्थिति है, जो बीमार लोग हैं, जो सामाजिक बुराई है, उसको ख़त्म होना चाहिए। तुम्हें तो नहीं मरना चाहिए। तुम मर गए, 2 दिन लोग रोएंगे, है ना, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। तुम्हें नहीं मरना चाहिए। तो एकदम से आए और मैं घर, और दोबारा से फिर घर पे आई तो मैंने देखा कि मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए अपने समाज को, अपने जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए।
तो लेकिन करना कैसे, इतना बड़ा समाज है, कैसे करूँ, क्या, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, कुदरत अपने आप ही रास्ता बनाती रहती है। बट इंसान को बस सोचना होता है, एक बार अपने आप को मन में ठानना होता है कि मुझे ये काम करना ही करना है, या तो मरना है या फिर इस समाज में ही खड़े होके जीना है। लेकिन मैंने जीने का हौसला लिया और प्रण किया कि मुझे जीना है और समाज को बदलना है। तो ऐसे ही कुछ दिन बाद मुझे एक इंसान मिला जो अपने घर से भागा हुआ था। उसको मेरे जैसा ही इंसान, उसको घर से निकाल दिया गया था। तो वो बस स्टैंड पे ऐसे धक्का खा रहा था, तो मुझे मिला, उसने मेरे से बात हुई उसकी, और उसने कहा मेरे को घर से निकाल देगा। लेकिन उसको एक्सपीरियंस था एनजीओज़ में काम करने का। उसने 2-3 एनजीओज़ में काम किया था, बड़ी बड़ी एनजीओज़ में। नाज फाउंडेशन में भी काम किया था, जो कि एक बहुत बड़ी एनजीओ थी जिसने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन भी डाला था। सो उसका भी एक्सपीरियंस था। हम लोगों ने फिर ये सब चीज़ें शेयर की, मैंने अपना बात बताई। उसने कहा कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एनजीओ बनाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत टाइम लगेगा, तब तक हम अपनी कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करते हैं, कम्युनिटी में रैपो बिल्डिंग करते हैं। सो हमने वो शुरू किया, लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। 2-3 लोग इकट्ठे हुए, हम लोग इनकी बातें सुनते थे एक दूसरे की, कि क्या स्टोरीज़ हैं एक दूसरे की। और एक जैसे डिप्रेशन होता है ना, कोई सुनने वाला नहीं होता है, हम किसी को सुना नहीं सकते हैं अपनी कहानियाँ। दूसरे पुलिस के पास जाएंगे या और वो हमारा मजाक बनाएंगे। लेकिन सेम कम्युनिटी, जब हम लोग पीयर ग्रुप होते हैं, अपने आपस में बात करते हैं, तो हम लोग हंसते भी हैं, रोते भी हैं। सो अपनी स्टोरीज सुनाते। फिर ऐसे ही करते करते हम 40-50 लोगों का ग्रुप बन गया। और अच्छा, हमने एक रेपो बिल्डिंग की। हमने धीरे धीरे HIV एड्स पे भी काम करना शुरू किया, क्योंकि NACO का, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के जो और भी ऑर्गेनाइजेशन थी जो एड्स पे काम कर रही थी, हमने उनके साथ जुड़ के अवेयरनेस का काम भी शुरू कर दिया। तो हम और ज़्यादा जो सेक्स वर्क में थे उनके साथ भी काम करना किया, उनको अवेयर किया कि आपको देखिए अपने आप को जो डिज़ीज़ हैं उनको कैसे बचाना, उन सब चीज़ों से। तो ये सब चीज़ें अवेयरनेस का पार्ट। 2009 तक आते हमने एक NGO स्थापित कर ली। तो ये जो चीज़ थी 2004 में फिर मेरे साथ एक रेप हुआ दोबारा से। वो मेरे अपने जानकार, जो मेरा दोस्त था, उसने मेरे को बुलाया धोखे से अपने पंचकुला में, सेक्टर 8 में। ये 2004 की बात है। उसने अपने कमरे, जब देखा तो दूसरे कमरे में वो लोग शराब पी रहे थे और ऐसे ही मतलब मस्तियाँ कर रहे। तो मैं जब बाहर निकलने लगी, मैंने कहा यार मैं बाद में आती हूँ। कहते नहीं। उन्होंने फटाफट ताला भी लगा दिया, चारों तरफ से ताले लग गए और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। 8 लड़कों ने मेरे साथ मारपीट की। जब मैंने मैंने कहा मना करना, अपोज करने की कोशिश की, उन्होंने मारा मुझे। बांस का डंडा लेके उन्होंने मेरे पाँव पर खूब प्रहार किया, ब्लीडिंग हुई और बांध दिया, मुझे रेप किया। उसके बाद उसको मेरे को बाथरूम में घसीट के लेके गए और उन्होंने सब लोगों ने मेरे ऊपर पेशाब कर दिया। तो ये जो घटनाएं थी मेरे साथ हुई, और ये घटना जो थी बहुत बुरी थी। लेकिन मैंने अपने आप को ऐसी स्थिति में नहीं डाला कि मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि मैं पहले ही डिसाइड कर चुकी हूँ मुझे मरना नहीं है, मुझे ऐसे समाज को बदलना है। और उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत कठिनाइयाँ आएंगी। मैं सरकारों के पास जाती थी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास जाती थी, कोई सुनता नहीं था। मैं घंटों बैठी रहती थी, मतलब काफ़ी दिक्कतें आई। ऐसा कोई सुनने वाला नहीं था। कोई एप्लीकेशन लेके जाओ, कोई सुनता नहीं था। बड़े घंटों में बिठाते थे, उसके बाद नहीं मिलते थे और भगा देते थे। लेकिन वो दिन है 20 साल और आज 2022 है। मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ, जब कोई मुझे सुनता नहीं था, आज वही है जो मेरा इंतज़ार करते हैं कि क्योंकि मैं काफ़ी सारी बोर्ड्स की मेंबर हूँ, संगीत नाटक अकेडमी, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, बहुत सारी और सरकारी अर्ध सरकारी संस्थाओं की मैं सदस्य हूँ। तो वो लोग मुझे मेरा ही वेट करते रहते हैं, चाहे मैं लेट भी। तो ये चेंज है। और दूसरी बात, इतने सारी दिक्कतें आने के बाद भी मैं खड़ी रही हिमालय की तरह। समलैंगिक संबंध, अप्राकृतिक सेक्स, कहते हैं ट्रांसजेंडर, हिजड़ा कम्युनिटी या जो भी आपके उसमें शब्द यूज़ होते हैं आपकी कम्युनिटी में, हिजड़ा कम्युनिटी या ट्रांसजेंडर, किन्नर, ये सब लोग इन सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं।
पर हमारा समाज में इन सब चीज़ों की अभी एक्सेप्टेंस नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जैसे अभी आपने शब्द इस्तेमाल किया होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता। समलैंगिकता और सेक्सुअलिटी जिसको बोलते हैं, सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जेंडर आइडेंटिटी मतलब कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, मेरे समाज में क्या पहचान है, और सेक्सुअलिटी मतलब मैं किसकी तरफ अट्रैक्ट होती हूँ। दोनों चीज़ें अलग होने के बावजूद एक ही इंसान से जुड़ी भी हैं। एक इंसान जो ट्रांस वुमेन है या ट्रांस मैन है, उसकी वो आइडेंटिटी है एक ट्रांस वुमेन जो मेल बॉडी में पैदा होकर अपने आप को फीमेल मानती हैं, और जो फीमेल बॉडी उनको बोलते हैं जो मेल बॉडी में पैदा होकर फीमेल अपने आप को मानते हैं वो ट्रांस वुमेन है, और जो फीमेल बॉडी में पैदा होकर अपने आप को मेल मानते हैं उनको ट्रांस मैन कहते हैं। ये जो दो हैं, यही जो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन बिल जो पार्लियामेंट में पास हुआ है, ये इनके बारे में काफ़ी अच्छे से डेफिनेशन दिया गया। ये आइडेंटिटी है, और सेक्सुअलिटी इज़ डिफरेंट। सेक्सुअलिटी इज़ दैट लाइक मैं किसके तरफ अट्रैक्ट होती हूँ, अट्रैक्शंस। अट्रैक्शन किसी की भी हो सके, आपकी, मेरी, किसी भी, दुनिया में सभी लोग हैं उनका अट्रैक्शन है। कोई मेल है, उसका अट्रैक्शन किसी की तरफ भी हो सकता है, उसका आइडेंटिटी मेल है, लेकिन वो अट्रैक्ट अगर मेल की तरफ होता है तो वो गे है। अगर वो फीमेल है, उसकी आइडेंटिटी फीमेल है, वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होती तो वो लेस्बियन है। एंड बाइसेक्सुअल वो होते हैं जिनकी आइडेंटिटी कुछ भी, मेल और फीमेल कोई भी हो, और वो दोनों जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो बाइसेक्सुअल है। लेकिन ट्रांसजेंडर एक अलग पहचान है। ट्रांसजेंडर बचपन से ही सेक्सुअलिटी तो बाद की बात है, 13-14 साल की उम्र में हम सेक्सुअलिटी आती है, हम किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बचपन से पैदा होते ही तो अट्रैक्ट नहीं होने शुरू हो जाते हैं। पहले हमारी जो लड़ाई होती है वो आइडेंटिटी की होती है, पहचान की। ता और ती बोलना जब हम सीखते हैं वो आइडेंटिटी की लड़ाई है, और जब इसमें फंस जाते हैं, माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं तुम्हें ता बोलना है, नहीं ती नहीं बोलना है, ती बोलना है, नहीं ता बोलना है, ये सब चीज़ें जब होती हैं तो ये जो चीज़ें हैं वो बचपन से शुरू हो जाती हैं। तो ये सेक्सुअलिटी और जेंडर जो है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सेक्सुअलिटी जो है 70+ हैं, और आइडेंटिटी भी हो सकती है, इट्स नॉट अबाउट 3 जेंडर, मे बी इससे ज़्यादा जेंडर हों, क्योंकि अभी तो ये इसकी खोज भी नहीं हुई। इसकी अभी रिसर्च चल रहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को डिफरेंट मानते हैं, मेल फीमेल, और इसलिए वेद में तृतीय प्रकृति बोला गया, तीसरी प्रकृति में बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। इसलिए रामायण में भी बहुत बहुलिंगीय समाज की कल्पना की गई है। बहुलिंगीय समाज मतलब उसमें बानर भी थे, जामवंत भी एक भालू के वेश में भी थे, सर्प भी थे, गरुड़ भी थे जो बोलते थे, और वो बहुलिंगीय समाज है जिसमें सिर्फ आदमी औरत नहीं, और समाज के लोग भी जो अपनी अपनी अलग पहचान रखते थे, वो समाज। आज मैं बोल रही हूँ कि मैं एक ट्रांस वुमन हूँ, कल को 100 साल 200 साल बाद कोई बोले कि ना मैं तो ट्रांस मंकी हूँ, तो लोग हंसेंगे उसके ऊपर कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन हमारी सनातन परंपराओं में तो ये रहा है। सनातन हमारे जो भारतीय परंपराएं रही हैं, जो उसमें कभी भी लैंगिक भेद नहीं, लैंगिकता और लैंगिक भेद कभी नहीं रहा है, और यहाँ पर कभी किसी के साथ बुली हैरासमेंट नहीं हुआ रहा, और ना ही ऐसे कोई कानून थे जो कि हमें जेलों में भेजा गया। ये जो कानून बने हैं, जो गैर कानूनी या गैर कानूनी धाराएं या क्रिमिनलाइज किया है, वो 1857 के बाद हुआ है, जब अंग्रेज़ों ने भारत पे पूर्ण अधिकार कर लिया। 1860 में IPC 377 बना जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को बैन कर दिया गया, और 1871 में एक एक्ट बना, लॉ बना, जिसमें एंटी ट्राइबल एक्ट जिसको बोलते हैं, उसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अपराधी घोषित कर दिया गया। उनके लिए ये सब चीज़ें बेकार थी। उन लोगों ने कहा कि 2 होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन भारत में कभी 2 नहीं रहा, भारत में बहुलिंगीय रहा, तृतीय प्रकृति भी रहा, नर नारी और नपुंसक लिंग भी रहा है। तो ये जो भारतीय परंपराएं हैं,
इसको हमें दोबारा से रिवाइव करना, दोबारा से उसी परंपराओं को वापस लेके जाना है। चाहे वो भक्ति आंदोलन था, चाहे वो सूफीज़म था, चाहे वो देवदासी प्रथा थे, सब में किन्नरों का बड़ा योगदान रहा। धनंजय जी, अब आपके समुदाय में ऐसी कैसी मतलब कठिनाइयाँ आती हैं जिन्हें आप दूर करना चाहते हैं? कठिनाइयाँ तो बहुत हैं और कठिनाइयाँ रहनी भी चाहिए। हम सोचते हैं कि हम लोग शांत हो जाएं या अशांति हमारे जीवन में ना रहें, तो अशांति का नाम ही जीवन है, शांति का नाम मौत है। तो जीवन में अशांति तो रहनी चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ कि हमारे सामने टारगेट रहे तो हमें खूब लड़ने का, अगर हमारे पास टारगेट नहीं है ना तो हम लोग सोए रहते हैं, चलो कुछ नहीं, हमारे को कोई काम नहीं है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके कारण हमें जितनी मेरी प्रॉब्लम्स आई वो इसीलिए तो मैं खड़ी हुई हूँ। अगर प्रॉब्लम्स ना आती तो मैं खड़ी क्यों होती है? आप सब लोग लाइक यू आर बायोलॉजिकल वुमेन, आई एम साइकोलॉजिकल वुमेन एंड यू बॉर्न एज अ फीमेल, बट हमने फीमेल होने का संघर्ष से वो फीमेल का खिताब लिया है। हमने संघर्ष से वो फीमेल होने का वुमनिज़म जो है वो लिया है। सो संघर्ष तो रहेगा और उसको रहना भी चाहिए, लेकिन जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं, जो सरकार ने बिल पास किया, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसको सख्ताई से लागू करना चाहिए। और अवेयरनेस, जो एड्स हैं, जो हमारे टीवी पे फालतू की एड्स आती है, उसमें उसकी जगह अगर हम ट्रांस लोगों को भी लें बीच में, अगर कोई चाय की ऐड है उसमें ट्रांस आ जाए, कोई डिटर्जेंट पाउडर है उसमें ट्रांसजेंडर को ऐड करके, कैब का है, कुछ जहाँ विजिबिलिटी रहे और लोगों को लें। अगर हम लोग IAS ऑफिसर बनते हैं या DC बन के यहाँ आते हैं चंडीगढ़ में, इस सपोज़ ये लेक का काम सारा हमें किसी ट्रांसजेंडर को दे दें तो वो कितना बढ़िया से उसको, अब क्योंकि हम लोग नेचुरल हैं और नेचर लवर हैं, हम लोग प्रकृति को जाने, हम लोग करप्ट लोग नहीं हैं, हम लोग करप्शन करने वाले लोग नहीं हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जब हमें लोग उस स्थान पे बराबर का इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्विटी भी देंगे, इक्वल राइट्स तो सभी बोलते हैं ना, ह्यूमन राइट्स, लेकिन ह्यूमन राइट्स के साथ साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी भी देंगे, तब जब हम विजिबल दें, जैसे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में विजिबल रही हूँ हमेशा, तो एक्सेप्टेंस भी आई है। हमें सेपरेट तो कुछ नहीं चाहिए, हमें साथ में ही चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग से हमें कोई एक आइसोलेटेड घर बना दो, हमें तो समाज में ही चाहिए। समाज जब हम साथ में बैठेंगे तभी समझ आएगा, अदरवाइज दूर बैठा इंसान तो वो तो डेरों में भी बैठे हैं, लोग डर के मारे जाते ही नहीं। तो जब हम साथ में रहते हैं, मेरे साथ तो मिलने वाले ही कितने लोग रहते हैं, क्योंकि वो फ्रेंडली रिलेशन रहता है। कैनेडियन प्रधानमंत्री जब भारत आए तो उन्होंने धनंजय जी से एक मुलाकात की, यहाँ तक कि उन्होंने कनाडा की नागरिकता का प्रस्ताव भी इनके आगे रखा, पर इन्होंने उसे ठुकरा दिया। ऐसा क्यों किया आपने? फिर ये काम कौन करता है? मुझे पहली बात तो जब उन्होंने मुझे इनवाइट किया डिनर के लिए दिल्ली में एम्बेसी में, तो मुझे बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि मैंने तो ऐसा कुछ काम किया नहीं। इतने बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं, उन सबको बुलाते हैं, मुझे क्या, एक हिजड़ा, एक किन्नर को कौन बुलाता है? लोग अनवांटेड गेस्ट होते हैं ना। बट जब मैंने दोबारा मेल देखा, फिर एम्बेसी से फ़ोन आया, मैंने कहा ये मेरे लिए ही है? कहते हैं हाँ जी आपके लिए ही है और आपको आना है। थोड़ा प्रोटोकॉल बताया उन्होंने क्या क्या चीज़ें, तो मुझे खुशी हुई। फिर मैं गई, भीड़ में अकेली थी, लेकिन वहाँ पर वो लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। कोई भी ऑफिसर आता था वो अपने मेरे साथ बात करने लगा। फिर प्राइम मिनिस्टर आए, जस्टिन ट्रूडो, उनकी वाइफ आई, बच्चे भी आए और सब ने हाथ मिलाया एंड मेरे से 2 मिनट बात की उन्होंने कि यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, आई हर्ड अबाउट यू एंड कीप डूइंग दिस वर्क एंड इफ़ यू फीलिंग एंड लाइक डिस्क्रिमिनेटरी ही, मतलब आपको डिस्क्रिमिनेशन होता है यहाँ, बुली हैरेसमेंट, तो आप कैनेडियन सिटीजनशिप ले सकते हो। उन्होंने नादिर पटेल खड़े थे जो एम्बेसडर थे साथ में, सो इनको कहा कि इनका ध्यान रखो। सो मैंने कहा नहीं, मुझे इंडिया में ही रहना है, इंडिया में काम करना है, क्योंकि अभी तो मेरी शुरुआत है, 2018 की बात है ये तो बहुत काम करना है इसमें। अभी उस समय तो बिल भी पास नहीं हुआ था पार्लियामेंट में, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन बिल। सो हम लोग काम कर रहे थे। अगर मैं तब छोड़ के चली जाती पर्सनल इंटरेस्ट पे कि मुझे क्या लेना है, मैं जाऊँ वहाँ पर जॉब करूँ, और डबल MA कर लिया था मैंने, तो मैं वहाँ पर जॉब करती। तो ये सब चीज़ें मैंने छोड़ दी। मैं कहा नहीं, आई हैव टू वर्क, मुझे भारत में ही रहना है।
धनंजय जी अपने समुदाय के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं और वह अपने समुदाय को पहचान दिलाने के लिए, रोज़गार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और धनंजय जी, आप हमारे चैनल 7 के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही संदेश दूंगी कि वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट्स, वी नीड ओनली एक्सेप्टेंस। आपके घर में कोई भी ट्रांस बच्चा, LGBT कम्युनिटी के बच्चे या खास करके ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन, आपको लगता है कि मेरा बच्चा ट्रांसजेंडर है, तो उसको घर से ना निकालें, उसको सपोर्ट चाहिए। हम सारी दुनिया से जीत सकते हैं, हम जीत भी जाते हैं, लेकिन अपने घर वालों से हार जाते हैं, क्योंकि उनके दुख दर्द या उनके दुख दिए हुए हम लोग सह नहीं पाते, हम घर से इसीलिए भाग जाते हैं। और हम तो अपने माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी भी बन सकते हैं। जैसे लड़का लड़की होते हैं उनके, हमने देखा मोस्टली, जो मैंने देखा कि लड़का जब शादी होती है अपनी बीवी को लेके सिलिकॉन वैली भाग जाते हैं या फॉरेन कंट्री चले जाते हैं। लड़की शादी करके ससुराल चले जाती है और उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। जहाँ हम लोग रहते हैं, जिस फैमिली के साथ रहे, उनका भी तो कोई नहीं है, हम ही उनके साथ रह रहे हैं दोनों, मैं और मेरा जो पार्टनर ट्रांस मैन है वो, हम उनके साथ रहते हैं। तो उनके बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा? हम जैसे लोग ही रहेंगे। और हम तो बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत प्यार के भूखे होते हैं। तो मैं लोगों को यही कहूँगी कि हमें मत निकालो। और जो परमात्मा ने आपके घर में इक्वालिटी भेजी है, मैं अपने फादर को हमेशा से यही समझाती रही कि आपके घर में तो परमात्मा ने बाय डिफ़ॉल्ट इक्वालिटी भेज दी है। मेरा ब्रदर है, मेरी सिस्टर है, नर नारी और तृतीय प्रकृति, तीनों, मतलब आपके घर में इक्वालिटी है। आपको तो बहुत प्राउड होना चाहिए। परमात्मा ने आपके घर तीनों जेंडर भेजे हैं। मेरी जब क्लास में फर्स्ट क्लास थी, मेरी टीचर आई, प्रोफेसर नमिता गुप्ता, जो सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स, उन्होंने कहा कि नाउ माय क्लास इज़ कंप्लीट बिकॉज आई एम, जो मैं आज क्लास ले रही हूँ उसमें मेल भी है, फीमेल भी और ट्रांसजेंडर भी हैं। एंड मैं उस इतिहास का गवाह हूँ। मैं फर्स्ट टीचर हूँ जो मैं इस क्लास को ले रही हूँ। सो ये प्राउड फील माँ बाप को भी होना चाहिए कि मुझे गर्व है, मेरे घर में एक ट्रांसजेंडर भी है। धनंजय जी को हम किन्नर समुदाय के मसीहा की उपाधि से अलंकृत करें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। धनंजय जी, हम आपका अति आभार प्रकट करते हैं, आप हमारे चैनल में आए और हम अपने चैनल पे आपके आने के लिए आपको दिल से सैल्यूट करते हैं।